आप सभी का आपके अपने परिवार जीएसएस एकेडमी में स्वागत है। आप सभी लोग जल्दी से आ जाएं। करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट कर दिया गया है। जीएस की दुनिया में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आप सभी जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हों उनके पास आप क्लास को शेयर कर दें, जिससे वो भी आपकी क्लास के साथ जुड़ सकें। चलिए, आपको थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से आप शेयर करें और साथ ही साथ उन सब के पास आप शेयर कीजिएगा जो इस समय वर्तमान अवस्था में किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी क्लास में हो, वो जानकारी के लिए इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो जल्दी शेयर कीजिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सबने शेयर किया होगा। क्लास को आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। पूछा गया है 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? ये आपसे पूछ रखा है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। रिकी केस दिया गया है, पंडित रविशंकर दिया गया है, तन्वी शाह दिया गया है, आशा भोसले दिया गया है। क्लियर है? जल्दी से आप इसका आंसर दें। यदि आप इसका आंसर दे सकते हैं तो आप इसका आंसर दीजिएगा, जो भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं क्वेश्चन को। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लें। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 ग्रैमी अवार्ड, आप ग्रैमी अवार्ड जानते होंगे, एक बार क्लियर कर दें। ग्रैमी अवार्ड की चर्चा कर लें। ग्रैमी अवार्ड क्लियर है? कहा गया जो 3 बार, पहले ऐसे कौन से भारतीय हैं जिन्होंने इसे 3 बार जीता है, उनका नाम बताना। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। रिकी केस दिया गया है पहला ऑप्शन, दूसरा आपसे कह रखा है पंडित रविशंकर, तीसरा देखा आपको तन्वी शाह और चौथा ऑप्शन दिया गया आपको आशा भोसले। चलिए, जल्दी से आंसर देंगे। तब तक थोड़ा ग्रैमी अवार्ड के बारे में आपको थोड़ा जानकारी देते हैं। ग्रैमी अवार्ड चर्चा कर लें। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आंसर ध्यान रखिएगा, संगीत से संबंधित है। ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कहाँ दिया गया या कहाँ दिया जाता है, तो नोट करेंगे लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स कहाँ पर स्थित है ये? तो ये यूएसए कह सकते हैं या इसी को हम अमेरिका कह सकते हैं। अमेरिका में स्थित है। क्लियर है? ये 2 क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। ग्रैमी अवार्ड की बात कर लें। यहाँ कहा गया 3 बार किसने जीता, तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, रिकी गेज। क्या नाम हो जाएगा? रिकी गेज इसका आंसर हो जाएगा। कब कब जीता है, तो नोट कर सकते हैं आप। 2015 में, 2015 में जीता है, 2022 में इन्होंने जीता और साथ साथ 2023 का भी इन्होंने ही ग्रैमी अवार्ड जीता है। आप देख सकते हैं, एक बार क्लियर कर दें। ग्रैमी अवार्ड 3 बार पाने वाले पहले भारतीय के नाम पूछे गए हैं। नाम क्या हो जाएगा? रिकी गेज। क्लियर है? कब कब जीता है? 2015, 2022, 2023। दिया कहाँ पर गया, तो लॉस एंजल्स, यूएसए यानी कि अमेरिका। आपको बता दें इसी लॉस एंजल्स अमेरिका में ऑस्कर पुरस्कार भी दिया गया, ऑस्कर। क्लियर है? तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और साथ साथ संबंधित किससे है, तो संगीत के क्षेत्र से यह संबंधित है। ग्रैमी अवार्ड की बात कर ही रहे हैं, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं आपसे। अगर पूछा है आपसे ग्रैमी अवार्ड यानी पहले भारतीय, आप नोट करते रहे सभी तथ्य को, यानी पहले भारतीय कौन है जिन्हें अवार्ड दिया गया है, तो नोट करेंगे पंडित रविशंकर। कौन है? तो पहले भारतीय की चर्चा कर लेंगे। तो पहले कौन से हैं? पंडित रविशंकर हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, नोट करेंगे सितार। सितार से संबंधित है, यहां से क्वेश्चन बनता ही से आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला कौन सी है, तो नोट करेंगे पहली भारतीय महिला, तो कौन हो जाएंगी? आप जल्दी से इसको आप बताएं। पहली भारतीय महिला कौन सी हो जाएंगी, ये आपसे पूछा गया है। जबकि अगर पहले भारतीय चर्चा कर लेंगे तो पंडित रविशंकर आपका नाम होगा। और वर्तमान में अगर बात की जाए 2023 में किसे दिया गया, तो आंसर क्या आएगा आपका? रिकी गेज 2023 का। पहली भारतीय महिला का नाम आप नोट कर सकते हैं, तन्वी शाह। नाम नोट करेंगे, इनका नाम क्या पड़ेगा, तो तन्वी शाह। क्लियर है? आप इसको देख लीजिएगा, एक बार क्लियर कर दे जो आपको डेटा दिया गया है। इस सभी डेटा को आप बेहतर तरीके से नोट कर लीजिएगा कि हर डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या क्या आपसे यहाँ बनने वाला क्वेश्चन? सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिया गया था कि ग्रैमी अवार्ड 3 बार, यानी 3 बार ग्रैमी अवार्ड को जीतने वाले प्रथम यानी पहले भारतीय के नाम आपको बताने थे, या किसने जीता है या आपको बताना था।
ऑप्शंस में आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपका एक ऑप्शन था रिकी गेज। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिकी गेज हो जाएगा। इन्होंने 3 बार इस पुरस्कार को जीता है, 2015 में, 2022 में और 2023 में। आगे चर्चा कर लें इसके बाद। अगर बात कर ली जाए कि पहले भारतीय, यानी कोई ना कोई ऐसा होगा जो पहली बार ग्रैमी अवार्ड को जीता होगा भारत से जो संबंधित था, तो आंसर क्या आएगा आपका? पंडित रविशंकर। रविशंकर ध्यान रखिए गायक नहीं थे, ये सितार वादक थे। सितार वादक का क्या है? सितार एक प्रकार का वाद्य यंत्र है और उसी से संबंधित है कौन? पंडित रविशंकर। क्लियर है? आगे चर्चा करें। कहा गया अगर पहले भारतीय थे पंडित रविशंकर, अगर आपसे पहली महिला भारतीय पूछी जाए या पहली भारतीय महिला पूछी जाए तो आंसर क्या आएगा आपका? तन्वी शाह। कहने का से कि ग्रैमी अवार्ड को पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तन्वी शाह है। ग्रैमी अवार्ड की बात कर लें तो ध्यान रखिएगा संगीत से संबंधित है, इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बात करें ग्रैमी अवार्ड और ऑस्कर दोनों ही कहाँ दिए गए? तो लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, इसलिए हर क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया गया है। इस डेटा को आप देख लीजिए। रिकी गेज को कब दिया गया था, ये डेटा भी आप देख लें, 2015, 22 और 23। क्लियर है? चलिए, कोई समस्या तो बताइए। चर्चा करते हैं इससे संबंधित कुछ और डेटा को लेकर के, या कुछ अतिरिक्त आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है। एक क्वेश्चन जल्दी बता दीजिए, वर्तमान में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? चलिए, वर्तमान में कुल ग्रह, अब आपको लग रहा होगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है? अब थोड़ा एक बार क्लियर कर लीजिएगा। अगर बात कर लें सूर्य की, ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं, तो ये सूर्य है मान लीजिए, और सूर्य के जस्ट बगल में कौन पड़ेगा आपका? बुध ग्रह पड़ने वाला है। इसको ध्यान रखिएगा, यानी जिस प्रकार से दूरी के हिसाब से आपको यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, आप इसको देख लें। सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध है। बुध के जस्ट बाद कौन मिलेगा आपको? शुक्र मिलने वाला है, शुक्र ग्रह। और शुक्र के जस्ट बाद कौन सा मिलेगा आपको? तो पृथ्वी। क्लियर है? और फिर कौन मिल जाएगा? मंगल। क्लियर है? कहीं भी अगर आपको समस्या हो तो एक बार क्लियर कर लें। सूर्य के 4 ग्रह जो आपको लिखे गए हैं, सूर्य के नजदीक जो 4 ग्रह हैं कौन कौन से हैं? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। और ध्यान रखिएगा इन्हीं 4 ग्रहों को कहते हैं आंतरिक ग्रह। ध्यान रखिएगा इन्हीं 4 ग्रहों को कहा जाता है आंतरिक ग्रह, या इन्हीं 4 ग्रहों को कहते हैं पार्थिव ग्रह। तो आपसे कुछ भी पूछें, आपसे आंतरिक ग्रह पूछ लें या आपसे पार्थिव ग्रह पूछ लें, आंसर क्या आएगा आपका? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। क्लियर है? इसके बाद चर्चा कर लें। इसके बाद आपको मिल जाएंगे बृहस्पति, फिर मिल जाएगा आपको शनि, और फिर मिल जाएंगे उसके बाद अरुण। एक बार क्लियर कर दें, आपको यहाँ तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? चलिए, आपको दिख रहा है ना? चर्चा करते हैं। देखिए, मंगल, बृहस्पति, शनि, उसके बाद आपको लिखना अरुण, इसको आप नोट कर लेंगे, और फिर हो जाएंगे आपके वरुण। आपको दिख रहा तो ठीक है ना? था आप इसको ऐसे देख लीजिए, आपके सामने इसको पढ़ दिया जा रहा है। सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा है? बुध ग्रह है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। यानी ये दूरी के आधार पर लिखा गया, जिस बेस पर नजदीक है या उससे बाद उससे दूर है, या उससे दूर है, उससे दूर है, इस बेस पर उसको लिखा गया है। क्लियर है? तो इसको आप बेहतर तरीके देख लेंगे। इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं शुरू के 4 को, और लास्ट के 4 को ध्यान रखिए, बृहस्पति से लेकर के वरुण तक के, या वरुण तक को हम क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, सामने वालों को क्या कहते हैं? आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहा जाता है, और बाद के 4 ग्रहों को क्या कहते हैं? इसे बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन किसी प्रकार से बन सकता है। तो आपके सामने क्वेश्चन ये भी लिखा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा बाह्य ग्रह में या बाह्य ग्रह से संबंधित नहीं है, और विकल्प आपको 3 यहाँ से दे देंगे और 1 यहाँ से भी दिया जा सकता है। क्लियर है? या आपसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह से संबंध नहीं रखता है। 3 ऑप्शन यहाँ से होगा, 1 ऑप्शन से वहाँ से होगा, और इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे, इसको इतना अगर आपको समझ आया हो तो इसके बाद आगे थोड़ा सा और जानकारी आपके सामने रख दी जाए। देखिए, नॉर्मली अगर देखा जाए, जो इन ग्रहों की घूमने की दिशा होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा किस चर्चा कर रहे हैं? दिशा की। जैसे सूर्य है, आप सबको पता है कि सूर्य के चारों ओर ये सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो बाकी जो ग्रह होते हैं, यानी शुक्र को और अगर अरुण को छोड़ दिया जाए, शुक्र और अरुण, इन 2 ग्रहों की ध्यान रखिएगा, जो इस घूमने की दिशा होती है वो होती है क्लॉकवाइज, या कह सकते हैं घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा में घूमते हैं। आपने देखा होगा घड़ी जिस प्रकार चलती है, कहने का क्या, इस प्रकार से घड़ी है, तो घड़ी की सुई आपने देखा होगा इस बेस पर ऐसे ऐसे घूमती है। क्लियर है? तो ये इनकी दिशा होती है। यानी ये सूर्य की, मान लीजिए सूर्य है बीच में,
तो इस प्रकार से घूमते हैं ये। इसको वैसे ध्यान रखिए, इनकी स्पीड ये होती है, यानी इसकी दिशा इनकी इस प्रकार से होती है। बाकी जितने ग्रह हैं, यानी जैसे कौन कौन से, बुध हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, ये बाकी जितने ग्रह हैं, इसके बाद क्योंकि टोटली 8 हैं, जो शेष 6 ग्रह हैं, शेष 6 ग्रह, क्लियर है, इनकी जो दिशा होती है इसी को आप लिख सकते हैं पूर्व से पश्चिम। ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा कहा जाता है। जबकि दूसरी की चर्चा कर लें शेष की, तो इनकी जो दिशा होती है घड़ी की विपरीत दिशा होती है, यहाँ लिख दे रहे हैं घड़ी की विपरीत दिशा, क्लियर है। और इसी को दूसरी बेस में लिखा जाए जैसे दिशाओं के रूप में, तो इसे लिख सकते हैं पश्चिम से, क्योंकि विपरीत दिशा है तो पश्चिम से पूर्व, क्लियर है, पश्चिम से पूर्व इसकी दिशा होगी। आप देख लीजिए कहीं अगर आपको ऑब्जेक्शन होता हो, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इस बेस पर कि निम्न से किस ग्रह की दिशा, घूमने की जो दिशा है सूर्य के चारों तरफ, वो पूर्व से पश्चिम है, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा शुक्र और अरुण है, यही 2 ग्रह हैं जिनकी दिशा पूर्व से पश्चिम यानी कि क्लॉकवाइज कह सकते हैं, ये हिंदी में से हम कह सकते हैं घड़ी की दिशा में। और जबकि शेष जो 6 हैं इनकी घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने की डायरेक्शन है और पश्चिम से पूर्व कह सकते हैं, क्लियर है। एक बार क्लियर करिएगा, जो आपके सामने रखा गया है इस डेटा को आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। चलिए, आपको देख रहा होगा सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध है। थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको पता होगा कि कुछ समय पहले हमारे पास 9 ग्रह हुआ करते थे, यानी 8 की संख्या नहीं थी, कितनी थी, तो 9 की नंबर्स हुआ करता था। इस 9 को घटा करके 8 कर दिया गया है, यानी एक ग्रह को बाहर कर दिया गया। आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो जल्दी से बता दें उस ग्रह का नाम क्या है जिसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। 9 के बजाय जो 8 कर दिया गया है, एक ग्रह को बाहर कर दिया गया, उस ग्रह का नाम बता दीजिए, आप जल्दी से कमेंट करें। बात करते हैं किसकी, बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह से बनने वाले क्वेश्चंस को आप ऐसे ध्यान से सुन लें, क्योंकि जब भी आपको दिखाया गया था तो सूर्य के सबसे क्या था, नजदीक था या निकट था, तो लिख सकते हैं सूर्य के सबसे नजदीक। सबसे पहले इसके बारे में जो क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है, सबसे नजदीक पूछ सकते हैं या सबसे निकट पूछ सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा आपका, बुध ग्रह आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछ सकते हैं सबसे कम परिक्रमण काल वाला ग्रह, परिक्रमण काल। ध्यान रखिएगा, परिक्रमण काल का अर्थ क्या है कि सूर्य का चक्कर जो ग्रह सबसे कम समय लगाता है। जैसे आपको पता होगा सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं इस प्रकार से, तो जो ग्रह ध्यान रखिएगा सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा, या जो चक्कर लगाने का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहा जाता है। और कौन सा ग्रह ऐसा जो कि सबसे जल्दी ध्यान रखिएगा सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, उसका नाम क्या है, बुध है। तो कह सकते हैं कि सबसे कम परिक्रमण काल वाला ग्रह कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा आपका, बुध आएगा, क्लियर है। ये 2 क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ का जो दिन का टेम्परेचर होता है वो 427 अंश सेल्सियस होता है, इससे आप नोट कर सकते हैं। दिन का जो तापमान होता है वो 427 अंश सेल्सियस होता है, और जबकि रात का जो ताप होता है 173 अंश सेल्सियस होता है, वो माइनस के साथ, क्लियर है। कहने का से 0 अंश सेल्सियस पर आपका जो पानी होता है बर्फ बन जाता है, और यहाँ रात का टेम्परेचर कितना हो जाता है, यानी तापमान कितना हो जाता है, माइनस का 173 अंश सेल्सियस हो जाता है। जबकि दिन का टेम्परेचर आपको पता होगा 100 अंश सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, और ये यहाँ पर कितना होता है, 427 अंश सेल्सियस तापमान आपको देखने को मिलने वाला है, क्लियर है। एक क्वेश्चन यहाँ से और इसमें ऐड कर लीजिएगा, अगर पूछा जाए कि बुध ग्रह का परिक्रमण काल कितना है, तो लिखेंगे 88 दिन। कहने का क्या है, ये सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में पूरा कर लेता है, जबकि पृथ्वी पूरा करती है कितने दिन में, 365 दिन में, अप्रॉक्स 365 से 66 कहते हैं, तो 365 दिन अप्रॉक्स 6 घंटे के आसपास का टाइम होता है। तो ध्यान रखिएगा, जबकि पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगता है, 365 दिन, और जबकि इसे समय कितना लग रहा है, मात्र 88 दिन। इसलिए सबसे कम समय माना जाता है किसका, बुध का, क्लियर है। कोई समस्या बताइए। चलिए आगे चर्चा कर लें। इसके बाद ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 9 के बजाय ग्रह को 8 कर दिया गया है, तो आपसे पूछा गया कि कब इसे हटाया गया, किस ग्रह को हटाया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा डेटा नोट कर लीजिएगा। ग्रह का नाम यम है, नाम क्या है, यम पड़ेगा,
और यम को ध्यान रखिएगा, इस डेटा को नोट कर लेंगे, यम की चर्चा कर लें। यम को सन 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। इस हर क्वेश्चन नोट करना, यानी इसे ग्रह नहीं माना जाता, ग्रह नहीं माना जाता है वर्तमान में। क्लियर है? हटाया कब गया था, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2006 में। एक संस्था है, जैसे आपके मन में प्रश्न बन सकता है कि हटाया किसने था, एक संस्था है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय, लिख सकते हैं संस्था का नाम आप यहां नोट कर दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। खगोलीय संघ, जिसे शॉर्ट इंग्लिश में लिख सकते हैं इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, IAF के रूप में भी आपको देखने को मिल सकता है। फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे, एक बार फिर से क्लियर कर लें, हो सकता है आपसे फुल फॉर्म पूछ लें, इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन। क्लियर है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा। इसकी स्थापना नोट कर लीजिएगा कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। कहाँ पर हुई थी, तो पेरिस फ्रांस के अंदर। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, हर क्वेश्चन को आप लिखते चलें, बेहतर तरीके से समझते चलिएगा। क्लियर है? आपसे बात कर लेंगे, इसकी बात कर लें अगर कि यम को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया था, तो ध्यान रखिएगा 2006 में हटाया गया था। इसे वर्तमान में ग्रह नहीं माना जाता है। और हटाया किसने था, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन कहा जाता है। 1991 में इसका गठन किया गया था पेरिस फ्रांस में। क्लियर है? और ये अपनी 26वीं बैठक में, ध्यान रखिएगा कि कौन सी बैठक में, तो 26th बैठक थी, यानी 26वीं बैठक में इसने, ध्यान रखिएगा 26वीं कहाँ से क्या, आप देख सकते हैं 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 26वीं बैठक कब पड़ेगी, तो 2006 में पड़ेगी। क्लियर है? अप्रॉक्सीमेटली कहने का से क्या है कि कुछ टाइम अंतराल में इसकी बैठक होती है, तो ऐसा नहीं कि हर वर्ष होती है इसकी बैठक, ध्यान रखिएगा बीच में गैप होता है वर्षों का। तो 26वीं बैठक में जाकर कब कहा गया, 2006 में इसने यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब एक प्रश्न बनता है, ये हटाया क्यों गया, तो ध्यान रखिएगा हटाया इसलिए गया क्योंकि ग्रह की कुछ क्वालिटीज होती हैं। क्वालिटी में जैसे आपको मेनली आपको बता दें, जैसे ग्रह की कंडीशंस क्या होती है, इनका आकार ध्यान रखिएगा बड़ा होना चाहिए थोड़ा सा, जैसे कि जो आपके पास धूमकेतु वगैरह होते हैं, या इस प्रकार से छोटे छोटे उल्कापिंड वगैरह होते हैं, उनकी साइज से अगर देखा जाए तो ग्रहों का आकार बड़ा होना चाहिए। पहली क्वालिटी जिस बेस पर इनको हटाया गया उसकी बात कर रहे हैं। तो यम का आकार ध्यान रखिए बुध से भी छोटा था, यानी यम का आकार बहुत छोटा था। पहली कंडीशन इसने, यानी जो आकार क्या की क्वालिटी थी या उसका जो वैल्यू थी कह सकते हैं, या फिर उसके अंदर जो क्वालिटी थी वो नहीं थी, तो इसलिए ध्यान रखिए पहला कंडीशन से बना इसके लिए। दूसरी कंडीशन ध्यान रखिए इसकी क्या बनी, इसको हटाने का कहा जाता है कि जो यम ग्रह था ये सूर्य की कक्षा घूम रहा होता था, यानी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा होता था, और बीच में ध्यान रखिए दूसरे की कक्षा में, दूसरी कक्षा कहा सके कि दूसरे के मार्ग में चला जाया करता था। ग्रह की दूसरी खास बात यह है कि अगर कोई ग्रह अगर घूम रहा है तो अपने ही कक्षा में घूमता है, या फिर अपने ही वृत्तीय पथ पर चलता है, दूसरे के मार्ग के बीच में या फिर दूसरे के मार्ग को क्रॉस नहीं करता है। इसने ध्यान देखिएगा इसके अंदर एक क्वालिटी नहीं थी, ये नॉर्मली ऐसे घूमते घूमते दूसरी की कक्षा में भी चला जाया करता था। तो इसीलिए ध्यान रखिए इसे यम की श्रेणी से हटा दिया गया, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, कहने का सही से ग्रह नहीं माना गया। क्लियर है? तो इतना डेटा आप नोट कर लें जो आपके सामने रखा गया है। कहीं कोई समस्या हो बताइए। चलिए एक बार क्लियर कर दें क्या क्या कहा गया है। तो बुध ग्रह से जो डेटा बनेगा आपका, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, आंसर क्या होगा बुध आएगा। सबसे कम परिक्रमण काल वाला ग्रह कौन सा है, जिसका 88 दिन है, आंसर क्या होगा आपका बुध होगा। 427 अंश सेल्सियस दिन का टेम्परेचर, -173 अंश सेल्सियस रात का टेम्परेचर। क्लियर है? आगे चर्चा कर लें। कहा गया था आपसे वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं, लेकिन इसके पहले 9 हुआ करते थे। 2006 में धारे के यम को हटा दिया गया। किसने हटाया, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IAF यानी कि इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन कहा जाता है। 1991 में इसका गठन होता है पेरिस फ्रांस में, और इसकी 26वीं बैठक जो कि 2006 में होती है, वहां पर इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाता है। क्लियर है? इतने क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, कहीं समस्या बताइए। चलिए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट करते रहेंगे, क्योंकि आपके कमेंट को भली भांति देखा जाएगा और उसका आंसर भी दिया जाएगा। क्लियर है? आगे चर्चा कर लें। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान। ध्यान रखिएगा क्या कहा गया है,
आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किसने की? क्लियर? ऑप्शन दिए गए आपको, स्मृति ईरानी, दूसरा ऑप्शन दिया गया आपको नरेंद्र तोमर, तीसरा ऑप्शन दिया गया आपको भूपेंद्र यादव, चौथा ऑप्शन दिया गया आपको प्रहलाद जोशी। क्लियर है? जल्दी से इसका आप आंसर दीजिए। तब तक बात कर लेते हैं थोड़ा सा आर्द्रभूमि के बारे में। आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि की चर्चा कर लें तो इसका आशय होता है, अपनी अगर लैंग्वेज बात कर ली जाए थोड़ी सी, तो नमी वाली क्षेत्र, नमी कह दें या इसी को आप दलदली भूमि कह सकते हैं, यानी जहाँ पर पानी की मात्रा पाई जाती है, जहाँ पर नमी बनी रहती है, या जहाँ पर पानी हमेशा भरा रहता है, जिसे दलदली क्षेत्र कह सकते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र को क्या कहते हैं? आर्द्रभूमि की संज्ञा दी जाएगी, या फिर इसे आर्द्र या फिर आर्द्र जो भी आप कह सकें, आर्द्रभूमि कहा जाता है। क्लियर है? आप बताएं इस प्रकार के क्षेत्रों को बचाए रखने के लिए, क्योंकि भविष्य में इनकी संख्या फिर इनका क्षेत्र कम होता जा रहा है, क्योंकि पानी की मात्रा धीरे कम हो रही है, तो इसीलिए ध्यान रखिए क्या इन्हें बचाए रखने के लिए आर्द्रभूमि क्षेत्र को, यानी कि नमी या फिर दलदली वाले क्षेत्र को बचाए रखने के लिए 2 फरवरी 1971, समय याद रखिएगा, 2 फरवरी 1971 में एक समझौता होता है ईरान में। ईरान में कहाँ पर? तो ईरान के एक स्थान पर जिसका नाम है रामसर, रामसर नामक स्थान पर समझौता होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया रामसर समझौता। क्या रख दिया गया? रामसर समझौता। कहाँ होता है? ईरान में। ध्यान रखिएगा, ईरान का क्षेत्र है ये, रामसर नामक एक स्थल है, उस स्थल पर इस आर्द्रभूमि को सुरक्षित रखने के लिए या बचाए रखने के लिए एक समझौता होता है 1971 में, और ईरान के अंदर, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? रामसर समझौता। क्लियर है? चर्चा कर लें, समझौता हुआ 1971 में, लेकिन लागू हुआ 1975 में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रामसर समझौता जो हुआ था या आर्द्रभूमि को बचाने का जो समझौता किया गया था वो लागू कब से किया गया था? तो आंसर क्या आएगा आपका? 1975 से ध्यान रखिए इसे लागू किया गया था। क्लियर है? आप लोग अपने आंसर देते रहेंगे, मत सोचिएगा, यहाँ पर आपको डेटा दिया है, जो भी आपके आंसर्स यानी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उसका आंसर देते रहिए। चलिए, क्लियर है? आगे देखें, बात कर लें, क्या भारत भी इसका मेंबर है क्या? तो जी हाँ, ध्यान रखिएगा, भारत भी इसका सदस्य है। तो भारत इसमें कब सम्मिलित हुआ था? तो नोट करेंगे 1982 में। ध्यान से देख लीजिएगा, 1971 में समझौता होता है, 1975 में लागू किया जाता है, भारत इसका सदस्य कब बनता है या फिर इसमें शामिल कब होता है? तो ध्यान रखिएगा, 1982 में भी भारत को क्या होता है? भारत सम्मिलित हो जाता है, या फिर यहाँ पर वो कह सकते हैं सम्मिलित हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, आगे चर्चा कर लें। वर्तमान में अगर बात कर लें कि भारत में कितने रामसर साइट्स हैं, ध्यान रखिएगा, रामसर साइट का आशय फिर बता दें आपको, आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि स्थल। क्लियर है? जो ध्यान है कि इस समझौते के माध्यम से चिन्हित किए गए हैं, जिसका नाम क्या रखते हैं? रामसर साइट कहा जाता है। तो रामसर साइट की संख्या वर्तमान में ध्यान रखिए कितनी है? 75 है। कितनी है? 75। आप देख सकते हैं 1975 में लागू हुआ और वर्तमान में कितने हैं? 75 हैं। इस डेटा को आप नोट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, कोई समस्या हो तो बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किसने की? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए थे और आप सबने आंसर भी बेहतर किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? भूपेंद्र यादव। नोट कर लेंगे, इसका आंसर क्या जाएगा? भूपेंद्र यादव। क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपका 3 इसका आंसर होगा। इससे आप देख लीजिए, किसी प्रकार कोई समस्या हो तो निश्चिंत ही से आप बताइए। चलिए एक बार इसको रिपीट करते हैं। देखिए, कहा गया था आर्द्रभूमि की चर्चा कर लें। आर्द्रभूमि किसे कहते हैं? तो जहां पर नमी बनी रहती है, जहां आपका दलदली क्षेत्र होता है, इस प्रकार के क्षेत्र को क्या कहते हैं? आर्द्रभूमि कहा जाता है। और आपसे कहा गया आर्द्रभूमि को बचाने के लिए एक समझौता किया गया था सन 1971 में, यानी 1971 में, 2 फरवरी 1971 में रामसर नामक स्थल पर हुआ था। इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया? रामसर समझौता रख दिया गया, जो कि ईरान का क्षेत्र है, यानी ईरान नामक देश के अंदर रामसर नामक स्थल है, उस स्थल पर समझौता किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? रामसर समझौता रख दिया गया। चर्चा कर लें, समझौता तो हुआ कब? 1971 में, लेकिन लागू कब किया गया था? 1975 में इसे लागू किया गया था। और भारत इसका सदस्य कब बना था या इसमें शामिल कब हुआ था? तो 1982 में। क्लियर है? बात कर लें वर्तमान में भारत में कितने साइट्स हैं या रामसर साइट कितने हैं? तो आंसर क्या आएगा आपका? 75। क्लियर है? 1975 में लागू हुआ था और वर्तमान में 75 ही स्थल हैं भारत के अंदर। चलिए बात करें, अभी आपसे बताया गया कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आंसर क्या आएगा आपका? भूपेंद्र यादव ने।
क्लियर? कोई समस्या हो इसको बताइए। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप इसके बता दीजिए, जल्दी से बताएं। एक क्वेश्चन आपके लिए, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी से बता दीजिए। प्रकाश का कणिका सिद्धांत तो ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ बन जाते हैं साइंस के, तो इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें प्रकाश के कणिका सिद्धांत किसने दिया था, तो आंसर नोट, इसका आंसर होगा न्यूटन है। इनका पूरा नाम क्या है? सर आइजैक न्यूटन है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। क्लियर है? सर आइजैक न्यूटन। क्लियर? कोई समझ बताइए। चलिए इसी का ध्यान रखिए, प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया है। दूसरा कहा गया था, देखो कणिका सिद्धांत क्या था आपको अगर नॉर्मली बता दें। कणिका सिद्धांत का से है कि प्रकाश एक कण के रूप में ध्यान रखिए गमन करता है। गमन करने का से क्या है कि आपको पता होगा, प्रकाश, देखो प्रकाश को अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया है। प्रकाश को जो भी आपके वैज्ञानिक है यानी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दो प्रकार से डिफाइन कर रखा है। पहला, कुछ लोगों ने कहा कि प्रकाश कणिका एक कण के जैसा चलता है। कणिका का से क्या है? कण के जैसा, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं पार्टिकल के जैसा गमन करता है, तो कणिका सिद्धांत कह दिया गया, जो कि इसने दिया न्यूटन ने। कुछ लोगों ने कहा कि प्रकाश कणिका यानी कण के जैसा नहीं चलता है, कैसे चलता है? तरंग के रूप में। तरंग का कैसा होता है? ऐसे, ये तरंग जैसा चलता है। जबकि कणिका का से क्या होता है? एकदम सीधे मार्ग में। ध्यान रखिएगा, कणिका का से क्या? सीधा मार्ग, और तरंग का से क्या होता है? ऐसे थोड़ा लहराते हुए। आपने पानी वगैरह में तरंग देखी होगी, तो आप कुछ उसमें पत्थर वगैरह फेंकते हैं तो आप देखो तरंग ऐसे उठती है, तो इस प्रकार से इसे तरंग कहते हैं। तो जिसने माना कि ये तरंग सिद्धांत यानी कणिका सिद्धांत है, उसने इसको इस प्रकार से समझाया, और जिसने कहा कि इसका तरंग सिद्धांत है, उसने क्या कहा? इसको इस प्रकार से डिफाइन किया है। तो ध्यान रखिए, प्रकाश का कणिका सिद्धांत क्या है? किसने दिया? न्यूटन ने दिया है। जबकि इसका तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगन्स ने दिया था। नोट कर लीजिएगा, किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगन्स ने दिया था। इसे आप नोट कर लेंगे, क्वेश्चन क्योंकि महत्वपूर्ण है, प्रकाश से संबंधित है, आपके यहाँ क्वेश्चन ये बन सकता है। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए जल्दी बता दीजिए। एक क्वेश्चन आपके लिए है, परम शून्य ताप किसे कहते हैं? परम शून्य ताप किसे कहा जाता है? जल्दी से आप इसका आंसर दें। परम शून्य ताप। चलिए तो ध्यान रखिएगा, परम शून्य ताप की बात कर लें। शून्य है लेकिन कैसा है? परम शून्य है। तो आपको पता होगा, अगर 0°C कोई तापमान हो जाए, इसमें क्या कहते हैं? शून्य ताप कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर सेल्सियस ना हो, 0 केल्विन हो जाए या 0 केल्विन हो जाए, तो इस प्रकार से हम इसे क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। और ये वैल्यू ध्यान रखिए, 0 केल्विन की जो वैल्यू होती है, और सेल्सियस से ऐसा कर लें तो अप्रॉक्स 273 यानी माइनस का 273.15 सेल्सियस होता है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी पदार्थ का तापमान माइनस का 273.15 सेल्सियस या लगभग कह सकते हैं कि 200 यानी माइनस 273 सेल्सियस हो जाता है, तो उसे इस प्रकार यानी इस ताप को ही क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहा जाता है। नोट कर लेंगे, जिसे हम दूसरी भाषा में या फिर केल्विन की लैंग्वेज में 0 केल्विन भी कह सकते हैं। क्लियर है? आप देख लीजिए कहीं समस्या होता हो। चलिए आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है, जल्दी से इसको आप कमेंट करेंगे। चलिए, जिस प्रकार से आपसे कहा गया प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगन्स ने दिया। उसी प्रकार ध्यान रखिएगा, प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत नोट कर लेंगे। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है, प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत किसने दिया? क्लियर है? ऑप्शंस आपको हम देकर जा रहे हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। पहला ऑप्शन है न्यूटन को ही ले लीजिए आप पहले ऑप्शन के रूप में। दूसरा ऑप्शन ध्यान रखिएगा, आप हाइगन्स को ले लीजिए। तीसरा ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ग्रेमाल्डी को ले लीजिए। ग्रेमाल्डी जो भी आप लिख सकें। और चौथा ऑप्शन है कि थॉमस यंग को ले लीजिए। ये आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। क्लियर है? आप कमेंट करेंगे इसमें से इसका आंसर क्या होगा? न्यूटन होगा, हाइगन्स होगा, ग्रेमाल्डी होगा या फिर थॉमस यंग होगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग कमेंट करेंगे। क्लास जैसी भी लगी हो इसको भी आप साथ में कमेंट कर देंगे। यदि आप नए हो तो फिर बताना चाहेंगे आपको, आप लाइक कर दें चैनल को। साथ साथ
सब्सक्राइब भी करना ना भूलें आप, जिससे आपको जो भी क्लासेस अपलोड की जाएँ सबसे पहले आपको वहाँ पर सूचना प्राप्त हो जाए और आप आकर के क्लास का लाभ उठा पाएँ। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको कल सेम क्लासेस में। और आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपके साथ कोई भी पढ़ने वाला हो तो उसके पास आप क्लास को शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। क्लियर है? तो आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद।